नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में लाशों के अंबार हैं, लेकिन मंत्री की बदतमीजियां कम नहीं हो रही। कल एक पत्रकार ने जिस तरह मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री की हैसियत दिखा दी उनको, वो वाकई पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज जब पूरे देश और दुनिया में मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है, तब मध्य प्रदेश के एक पत्रकार अनुराग द्वारी ने मंत्री को जिस तरह उनकी हैसियत बताई है और कुछ मिनट बाद ही मंत्री को बिल्कुल घुटने पर बैठना पड़ा, माफ़ी मांगनी पड़ी है। ये इस समय पत्रकारिता के लिए एक बहुत बड़ी, कहना चाहिए, उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूं जो कल ये जो मौतें हो रही हैं इंदौर में दूषित पानी से, आपने इंदौर के लोगों को सीधा सीधा सीवेज का पानी पिला दिया। लोग बीमार हो रहे हैं, अस्पताल भरे पड़े हुए हैं, लाशों के अंबार हैं, लेकिन मंत्री में संवेदना की कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। मंत्री जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, ये बेहद आपत्तिजनक है किसी भी पत्रकार के लिए। मैं आपको बताऊं, एनडीटीवी के पत्रकार अनुराग द्वारी कल शाम को इंदौर में थे। मुख्यमंत्री की पत्रकार वार्ता के बाद उन्होंने जो मध्य प्रदेश के आवास मंत्री हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को स्वच्छ पानी दिया जाए, उनसे जब सवाल किया तो जिस तरह की भाषा का उपयोग मंत्री जी ने किया है, आप पहले सुन लीजिए, आगे की बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है तुम बात? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊँगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ, और क्या? तुम मत किया कर, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर तो है। क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। तो आपने सुना किस तरह कैलाश विजयवर्गीय जी बेहद बदतमीजी से बात कर रहे हैं। ये बात दूसरी है कि कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे जीवन की बड़ी गलती कर चुके हैं। जैसे उनके बेटे ने एक बैट चलाकर अपना राजनीतिक कैरियर चौपट किया है, लगभग उसी दिशा में उनको कैलाश विजयवर्गीय खुद भी बढ़ते हुए दिखाई दिए। उन्होंने देर नहीं की, तत्काल माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं कई दिनों से सो नहीं पाया हूँ, मैं तनाव में हूँ, इसलिए गलती हो गई, मैं क्षमा चाहता हूँ। देखिए किस तरह से उन्होंने तत्काल ये ट्वीट किया है। तो अब कांग्रेस भी पीछे नहीं हटने वाली। कांग्रेस के नेता जो कैलाश विजयवर्गीय पर कभी भी कोई भी टिप्पणी करने से बाज नहीं आते, सज्जन सिंह वर्मा, उन्होंने भी ये कहा है कि कैलाश ये भाषा अच्छी नहीं है। जरा हम सज्जन सिंह वर्मा को भी सुन लेते हैं। वाह भाई कैलाश बाबू, आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और आपने इंदौर को नए साल में बहुत अच्छा तोहफा दिया है। आपके विधानसभा क्षेत्र में अभी तक 10 बच्चों की मौत तो हो चुकी है। उस पर द्रवित होने के बजाय जब कोई पत्रकार आपसे पूछता है कैलाश भाई ये क्या है, तो बोले छोड़ो यार। दूसरे दिन फिर कोई पत्रकार पूछता है तो बोला घंट होता है। यार शर्म से गड़ जाना चाहिए पृथ्वी पे। मेरा आपसे कहना कि इस समय रावण भी यदि यहाँ होता तो उसका दिल भी द्रवित हो जाता इन 10 बच्चों की मौत देख के। पर आप लोगों के सीने में तो दिल कहाँ है, पत्थर रखा हुआ है। आप सबकी संवेदनाएं तो मर चुकी हैं। लूट लो इस देश को, इस प्रदेश को। बहुत बहुत धन्यवाद देगी इंदौर की जनता आपको। तो अब आप देखिए, मध्य प्रदेश सहित इस समय पूरे देश भर का सोशल मीडिया आप खोलेंगे तो आपको 1.25 मिनट का ये वीडियो जरूर दिखाई देगा। और लोग ये कह रहे हैं कि अनुराग द्वारी ने वाकई मध्य प्रदेश पे जो पत्रकारिता का गिरता इस तरह उसे थाम लिया। जिस तरह पत्रकारों का अपमान हो रहा है उसका सीधा सीधा जवाब दिया। जिस तरह मध्य प्रदेश में मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आप को खुद को खुदा समझने लगे हैं, उन्हें उनकी हैसियत दिखा दी। आज मेरे स्टूडियो में
मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार जो पत्रकारिता विश्वविद्यालय में कुलपति रह चुके हैं दीपक तिवारी जी हैं, उनसे समझते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। एक तरह से आप कह सकते हैं इसको पूरा डीकोड करने की कोशिश करते हैं। अनुराग द्वारी की हिम्मत, मंत्री को जो हैसियत दिखाई गई है, मंत्री द्वारा माफ़ी मांगी गई, क्या ये माफ़ी पर्याप्त है? बहुत सारे सवाल हैं। सीधे जोड़ता हूँ मैं दीपक तिवारी जी से। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे साहब, क्या टिप्पणी है? आपने जब वो वीडियो देखा, फिर मंत्री की माफ़ी देखी, क्या आपको क्या लग रहा है ये सारी चीज़ों पर? देखिए, जब स्थितियां बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं तो एक छोटी सी भी चीज़ बहुत बड़ी लगने लगती है। अनुराग द्वारी ने जो कुछ भी किया, जिस तरह से उन्होंने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जो कुछ भी कहा, उसका प्रतिकार करते हुए उसका विरोध किया, वो किसी भी सामान्य व्यक्ति को करना चाहिए। पत्रकार तो फिर इन सब चीज़ों के लिए जाने ही जाते हैं, पत्रकारों को तो करना ही चाहिए। पर अनुराग द्वारी ने जिस तरह से किया और जिस वातावरण में किया, इसमें उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। और उन्होंने, आपने बिल्कुल सही कहा कि मध्य प्रदेश में पत्रकारिता के गिरते हुए स्तर के लिए उन्होंने काफ़ी हद तक थाम लिया है। ये तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के करने से पत्रकारिता का गिरता स्तर सुधर जाए, क्योंकि पत्रकारिता के गिरते स्तर को लेके पत्रकारों से ज़्यादा जिम्मेदार अगर कोई है तो शासक वर्ग है, शासन वर्ग है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में, और ये आज की बात नहीं है, मध्य प्रदेश में पत्रकारों के लिए, और हम सब उसमें शामिल हैं, जब हम ये कहते तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूध के धुले हुए हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में 1980 के दौर से पत्रकारिता को भ्रष्ट किया गया, उसका नतीजा ये हुआ कि मध्य प्रदेश कभी भी अपने पत्रकारों और पत्रकारिता के लिए देश में नहीं जाना गया। इक्के दुक्के अपवाद रहे हैं। राष्ट्रीय मीडिया में बहुत कुछ काम होता रहा, अंग्रेजी मीडिया में भी मैं यूं कहूँगा कि हुआ, और उसके अलावा हिंदी में बहुत कम अपवाद हैं। उन परिस्थितियों में जब हम लोगों ने देखा कि अभी 4 दिन पहले एक भोपाल में प्रेस वार्ता हुई मंत्रियों की, सुनते हैं बड़ी महंगी महंगी प्रेस वार्ताएं मंत्री लोग कर रहे हैं, लाखों रुपए उसमें खर्च हो रहे हैं, और पत्रकार बैग लूटने के लिए जिस तरह से टूटे, वैसी परिस्थिति में एकदम ये सामने जब ये घटना आई कि एक पत्रकार किसी मंत्री के आपत्तिजनक शब्दों का प्रतिकार कर रहा है, और जम के प्रतिकार कर रहा है, और ये कहते हुए प्रतिकार कर रहा है कि मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं और आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा, और ये जो आपकी भाषा है ये आपत्तिजनक भाषा है, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूं। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि हम सभी पत्रकार बिरादरी के लिए अनुराग द्वारी का अभिनंदन करना चाहिए, और साथ में इस बात पर विचार करना चाहिए कि ये स्थिति हुई क्यों है, क्योंकि आज सरकार में जो लोग हैं वो कल विपक्ष में रहेंगे। ये बात किसी से छुपी नहीं है। ऐसा होता रहा है, जो सरकार में पहले थे, जिनको लगता था कि वो कभी नहीं जाएंगे सरकार से, हम देखते हैं कि बेचारे पिछले 20 वर्षों से वो विपक्ष में घिसट रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो ये तो लगा रहेगा। लेकिन पत्रकारिता का अगर ह्रास होता है तो इसमें आम जनता का नुकसान है, समाज का नुकसान है, देश का नुकसान है, लोकतंत्र का नुकसान है। और जिस तरह से मीडिया को गोदी मीडिया बनाया है सरकार में और सत्ताधारी दल ने, मुझे लगता है कि उसका जो नुकसान है धीरे धीरे हम सबको समझ में आ रहा है, और आने वाले समय में और आने वाली पीढ़ियां भोगेंगी उसको। हाँ दीपक जी, आप कह सकते हैं, क्योंकि आपने तो पत्रकारिता पे भी पुस्तक लिखी है, मध्य प्रदेश की राजनीति पे भी पुस्तक लिखी है, आपको लगता है कि ये जो अध्याय हुआ है कल, ये मध्य प्रदेश की पत्रकारिता में एक लेसन तो है, एक पार्ट तो है, एक चैप्टर तो है? हाँ, बिल्कुल तौर पर, खास तौर पर जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम कैमरे के सामने हुआ, हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे पत्रकारों ने मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के खिलाफ लिखा है, और फिर उन्होंने उनको प्रताड़ित भी किया गया, इसमें कोई नई चीज़ नहीं। पर जिस तरह से आमने सामने वो जो पूरा सब कैमरे के सामने हुआ है, और मध्य प्रदेश में जिस तरह की टीवी पत्रकारिता प्रहसन से ज़्यादा, जिसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं मानता, और चूँकि अनुराग द्वारी चूंकि एनडीटीवी का आजकल रीजनल चैनल भी है, तो रीजनल चैनल के एक पत्रकार ने जिस तरह से पूरे मामले को सामने रखा, क्योंकि ये याद रखना चाहिए कि ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है एक पत्रकार और एक मंत्री की। किस विषय पर वहाँ पर बात हो रही थी? इंदौर, जिसके लिए सरकार पुरस्कार लेती है कि सबसे स्वच्छ शहर है,
उस शहर में गंदा पानी पी के 12 लोग मर जाते हैं। 13 हो चुके हैं। 13। और आज संख्या क्या होगी पता नहीं है जी। लोग बीमार हैं, तो करीब 164 भर्ती हैं अस्पताल में, सीरियस हैं जी। तो 1 दर्जन से ज्यादा लोग जहां पर गंदा पानी पी के मर जाते हैं 2025 में, जहां पर कि एआई का जमाना है, जहां पर कि विज्ञान इतनी प्रगति कर चुका है। भोपाल में एम्स है, जगह जगह इतने अच्छे अस्पताल खुल चुके हैं, जगह जगह मेडिकल और स्वास्थ्य सेवाओं का इतना विकास हुआ है। ऐसे समय सीवेज का गंदा पानी पी के अगर एक शहर में 1 दर्जन से ज्यादा लोग यदि मर जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये किसी व्यक्ति, मंत्री और इन सब से ज्यादा मुझे लगता है इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेना चाहिए। और सरकार को जिम्मेदारी इसलिए भी ज्यादा लेना चाहिए क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। सुनने में जो आया है, मेरी तो जानकारी नहीं है क्योंकि इस विषय पर मैंने कोई बहुत ज्यादा काम नहीं किया। उन्होंने इस संबंध में सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैं तो पूरे मध्य प्रदेश का ही प्रभारी हूँ, अब वहाँ अलग से प्रभारी मंत्री मैंने नहीं बनाया, इसलिए मैं तो पूरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हूँ। तो उन्होंने सफाई भी दी है इस संबंध में। पर इसकी जिम्मेदारी है किसकी? जो कहा गया कि टेंडर होने थे नई पाइपलाइन के, वो 1 साल से 12 महीने से नहीं होने दिए। ये टेंडरों का खेल क्या चलता है मध्य प्रदेश में? हम लोग अभी इस कार्यक्रम के पहले हम और आप बात कर रहे थे भ्रष्टाचार की जो स्थिति है। देखिए, भ्रष्टाचार में एक व्यक्ति का पैसा दूसरे व्यक्ति तक जाए, ये भ्रष्टाचार का एक बहुत सहज और साधारण तरीका है कि ईओडब्ल्यू और ईडी ने मुकदमा दर्ज कर लिया। प्रश्न ये है कि जब एक स्कूल की इमारत में या स्कूल के शिक्षकों की भर्ती में जब भ्रष्टाचार हुआ है तो उस स्कूल से निकलने वाले बच्चे कैसे होंगे? यदि डॉक्टरों की नियुक्ति में, व्यापम में अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो डॉक्टर कैसे होंगे? अगर मान लीजिए सीवेज की लाइन में अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो हम देखते हैं कि वो लोगों पर आती है। हम पाते हैं कि यूरोपीय देशों में एक जिसको कहें कि एक गर्भवती माँ का बच्चा एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाया, वो मर गई, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष के लिए इस्तीफा देना पड़ा। तो जिम्मेदारी मुझे लगता है लेनी चाहिए। अब छोटे मोटे अधिकारियों को, जोनल ऑफिसर और इनको बर्खास्त कर देने से मुझे नहीं लगता। पर समस्या ये है, एक बात मैं अगर आपकी अनुमति हो तो मैं ऐड कर दूँ कि समस्या यह है कि बड़े अधिकारियों का कोई कुछ, आईएएस का कभी कुछ नहीं बिगड़ सकता। हम लोगों ने देखा है कि ऊपर भगवान होते हैं और नीचे आईएएस होते हैं। अब इनको तंत्र को चलाने वाले लोग कौन है? आईएएस। किसी नेता में इतनी शक्ति नहीं है कि वो आईएएसों के खिलाफ, खास तौर पर वो जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं, उनके खिलाफ कभी कोई निर्णायक एक्शन ले लें भ्रष्टाचार के कारण या उनकी अक्षमता के कारण। अपने कोई ईगोज के टकराव के कारण किसी पे कोई एक्शन ले ले कि किसी ने बदतमीजी कर दी तो वो एक अलग विषय है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा, पूरी जिम्मेदारी से मैं कहना चाहूँगा कि जब जनता ने चुनाव में नेता को चुना तो नेता के लिए अच्छे पानी के लिए नहीं चुना था, अच्छी शिक्षा के लिए नहीं चुना था, अच्छे स्वास्थ्य के लिए नहीं चुना था। उसने इसलिए चुना था कि नेताजी ने कहा था कि हिंदू मुसलमान इस देश में बहुत बड़ी समस्या है, समाज की बड़ी समस्या है और हम इस पर चुनाव लड़ रहे हैं और हम इस पक्ष के साथ में हैं, इसलिए आप हमें वोट दो। तो जब जनता हिंदू मुसलमान पर लोगों को वोट दे रही है और जब जनता इस बात पर वोट दे रही है कि मुझे 10,000 रुपये मिल गए या मुझे महीने के इतने हजार रुपये मिल रहे हैं, तो फिर जनता के मुद्दे स्वाभाविक तौर पर हैं कि वो पीछे रहेंगे। क्योंकि अधिकारी को भी पता है कि नेताजी की चिंता अच्छा स्वास्थ्य देना नहीं है, अच्छा पानी देना नहीं है, नेताजी की चिंता है हिंदू मुस्लिम तलवारें बंटवाना है और अगला चुनाव जीतना है। तो वो भी चुनाव जीते। तो इंदौर में क्या होगा? इंदौर के मेयर के खिलाफ क्या सरकार में इतना सामर्थ्य है कि कोई कार्यवाही कर ले? क्या इंदौर के जो कलेक्टर और जो नगर निगम के कमिश्नर है, भगवान जाने, मुझे तो लगता है अगर सामान्य रूप से होता तो ये करना चाहिए था, पर अब भगवान जाने क्या होता है उसमें। छिंदवाड़ा छोटे छोटे कर्मचारी निलंबित हो जाएंगे। छिंदवाड़ा में हमने देखा कितने बच्चे वो जहरीला 29 बच्चे मरे, सिरप पीने से मर गए। ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि इन सब चीजों को उठाने का काम पत्रकारिता का है और अनुराग द्वारी ने सफलतापूर्वक उस मामले को वहां पर उठाकर आज इस विषय के लिए एक राष्ट्रीय विषय बना दिया। दीपक, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर ले चल रहा हूँ। आज से कुछ साल पहले कैलाश विजयवर्गीय के बेटे ने इसी नगर निगम के अधिकारियों पे बैट बल्ला चलाया था। तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं दिल से माफ़ नहीं कर पाऊंगा और उसकी टिकट भी काटी, उसका राजनीतिक करियर भी लगभग चौपट हो गया। कल की घटना के बाद आपको क्या लगता है कि कैलाश जी का कोई राजनीतिक नुकसान हो रहा है?
पॉलिटिकल वो कुछ नेपथ्य में जाएंगे, क्या लग क्या रहा है आपको? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी क्या कैलाश जी को कोई सबक देगी या और प्रासय देगी कि ठीक ऐसी तरह की भाषा का उपयोग करते रहिए आप? क्या लग क्या रहा है उनके राजनीतिक भविष्य पर? आपको क्या लगता है? राजनाथ सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, उनका एक बहुत प्रसिद्ध कथन है कि भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे नहीं होते, इस्तीफे कांग्रेस में हुआ करते थे। मुझे नहीं लगता कि कोई कार्यवाही कैलाश विजयवर्गीय पर होगी, खासतौर पर कैलाश विजयवर्गीय का जिस तरह का राजनीतिक कद है और मध्य प्रदेश में जिस तरह से बड़े मंत्रियों और सरकार के भीतर आपस में जूतम पैजार मची हुई है, वैसी परिस्थिति में अगर कैलाश विजयवर्गीय पर कोई भी कार्यवाही होती है तो वो जो शक्ति संतुलन अभी जो बाहर व्यक्त तौर पर दिख रहा है वो बहुत तेज़ी से फिर बिगड़ना शुरू हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता। दूसरी बात, हमें ये याद रखना चाहिए कि कैलाश विजयवर्गीय को एक समय क्या, अभी भी इंदौर का बाला साहब ठाकरे कहा जाता था और कैलाश विजयवर्गीय की इंदौर पर खासी पकड़ रही है। पर पिछले 2 वर्षों में कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में अपने आप को बहुत असहज और असहाय सा पा रहे हैं। धीरे धीरे कमजोर किया गया है उनको, कमजोर पिछले 2 साल में है धीरे धीरे। क्योंकि मैंने एक पढ़ा था कि कैलाश विजयवर्गीय को इससे ज़्यादा असहाय कभी महसूस नहीं किया गया। हाँ, तो ये सभी लोग कह रहे हैं, शक्ति विहीन कर दिया गया। आप भी कह रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी स्थिति होगी। पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आजकल चल रही है कि कुछ भी किसी के खिलाफ हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो नहीं कहा जा सकता। पर कैलाश विजयवर्गीय का राजनीतिक करियर खत्म हो जाए, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश के उन नेताओं में से हैं जो ओरिजिनली जो 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिग्विजय सिंह को हरा के बनी थी, उस सरकार के आर्किटेक्ट में से एक थे। और दूसरा, कैलाश विजयवर्गीय साथ में उनका जो राजनीतिक पीछे जो कुछ घटनाक्रम हुए और उसका खासतौर पर उनके बड़बोलेपन के ही कारण उनको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। पर मुझे डाउट है इस बात में। इस घटना को लेके हमने समीक्षा की कि कैलाश जी का नुकसान होगा, नहीं होगा। लेकिन अब दूसरी तरफ वो जो पत्रकार जिसने अपनी रीढ़ की हड्डी बड़ी मजबूती के साथ दिखाई है, जिसने बिल्कुल पूरी तरह से पत्रकारिता के धर्म को निभाया है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो पत्रकार भी सेठ अडानी के चैनल में है, तो अब क्या लग रहा है कि उस पत्रकार के भविष्य पे भी कोई प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। हालांकि हम तो चाहेंगे कि सब पत्रकारों को एकजुट होना चाहिए। देखिए, नौकरियां आएंगी जाएंगी, लेकिन पत्रकारिता बनी रहना चाहिए, जैसे अटल जी कहते थे। तो मुझे लगता है कि आपको क्या लग रहा है कि अनुराग द्वारी जी का कोई व्यक्तिगत नुकसान इससे होने की संभावना है? लोग तो चाहेंगे कि हो, क्योंकि कैलाश जी का अपमान हो गया, ये हो गया, बहुत सारे लोग इस तरह के हैं। और हमारे अंदर भी छुपे हुए दुश्मन है पत्रकारिता के क्षेत्र में, वो भी। क्योंकि मैंने पिछले दिनों अनुराग द्वारी को बुला के यहाँ जहाँ आप बैठे यहीं बैठ के इंटरव्यू किया था, तो कई लोगों ने उनके दफ्तर को लिखा कि देखिए अनुराग द्वारी ने दूसरे चैनल में जाके क्या लिख दिया। कई उन्हें बेचारों को जवाब देना मुश्किल हो रहा था अनुराग जी को। अब वो मतलब मेरा पूछने का यही है कि अनुराग द्वारी के भविष्य क्या देखते हैं आप? हालांकि मुझे तो इसलिए दिख रहा है कि वो संस्था में रहे ना रहे, अनुराग द्वारी ने अपनी इमेज ऐसी बना ली है कि अब उन्हें उनके भविष्य में कोई खतरा नहीं होना चाहिए। देखिए, जैसा आपने कहा कि चूंकि वो शब्द आपने इस्तेमाल किया है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेठ अडानी के चैनल में है तो हो सकता है कि चैनल इतना लोड ना ले पाए। और चैनलों के लिए किसी एक पत्रकार की नौकरी बहुत साधारण सी चीज़ है। पर मेरा इसमें कहना यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार, जो कि इमरजेंसी के समय पत्रकारिता के पक्ष में इस कदर खड़ी हुई थी, पत्रकारिता के जिसको कहें कि संरक्षण देने में हमेशा से आडवाणी जी ने किताबें लिखी स्वतंत्र पत्रकारिता को लेकर, तो अगर भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी भी नैतिकता और शुचिता है और वो चाहते हैं कि एक अच्छा लोकतंत्र बने और एक अच्छा समाज बने और उसके लिए स्वतंत्र पत्रकारिता बहुत आवश्यक है, तो ऐसा उनको होने से बचाना चाहिए, ऐसा उनको नहीं होने देना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे, देखिए आज बात ये एक इंदौर की घटना की है। अगर सरकारों के लिए सरकार की कमियां नहीं बताई जाएंगी, और ये काम केवल पत्रकारिता ही करती है, पत्रकारिता का काम सरकार की प्रशंसा करना,
अच्छे कामों की प्रशंसा करना नहीं है। मैं ये पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पत्रकारिता का काम अच्छे कामों की प्रशंसा करना नहीं है। अच्छे कामों की प्रशंसा करने के लिए सरकार के पास में ढेर सारे और तंत्र हैं, उनके पास में ढेर सारे और प्लेटफॉर्म हैं, वो करें। पत्रकारिता का काम कमजोर के साथ, गरीब के साथ, उस व्यक्ति के साथ में जिसके साथ में कोई खड़ा नहीं होता है, उसके पक्ष में खड़ा होना है, उसकी तरफ से सरकार से सवाल जवाब करना है, उसके जो सवाल हैं उनको सामने रखना है। तो पत्रकारिता कमजोर का प्रतिनिधि है। पत्रकारिता कोई जिसको कहें कि तारीफ करना और अच्छाई और सूचना देने का जो माध्यम है, ये ठीक है, ये बोलते हैं कि पत्रकारिता का काम सूचना देने का है। मूल पत्रकारिता का काम सवाल करना है, जो कि अनुराग द्वारी ने बहुत अच्छे से किया। और अगर सवाल करने में उनकी नौकरी पर अगर कोई परेशानी आती तो मुझे लगता है कि जैसा पहले भारत में हुआ कि ये एक और दुर्भाग्यजनक पल होगा पत्रकारिता के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, आज हमने दीपक तिवारी जी को स्टूडियो में बुलाया और उनसे समझने की कोशिश की जो घटनाक्रम इंदौर में हुआ है। निश्चित तौर पे कैलाश विजयवर्गीय जी को सबक अच्छी तरह से एक पत्रकार ने सिखा दिया है, उन्होंने खेद भी व्यक्त कर दिया है। लेकिन अब ये जो चैप्टर है वो कम से कम जो गोदी पत्रकारिता का एक जो कलंक लेकर पत्रकारिता जी रही है, मुझे लगता है कि इससे उभरने का समय आ गया है कि आज अनुराग द्वारी है। अनुराग द्वारी ने एक रास्ता दिखाया है मध्य प्रदेश देश के तमाम पत्रकारों को कि आपको इसी रास्ते पर चलेंगे तभी प्रशंसा मिलेगी, तभी आप अपने कर्तव्य का निश्चित तौर पर पालन कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।